अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को भाई आवाज़ आ रही है? कोई एक आध अपना माइक खोल के बता दें। जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम सर, आ रही है सर। आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस 2-4 मिनट सब नाजिल हो जाए सर, उसके बाद शुरू करते हैं। कितने आ गए? 17 आ गए। जी भाई, आप लोग सब खैरियत से हैं? जो खैरियत से बस वो बता दें, जो नहीं है बल्कि खैरियत से। सलीद, आवाज़ आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। अच्छा, एक आध कोई खुला रखना यार, ताकि वो कम से कम किसी से पूछ तो लूँ क्या हो रहा है। हाँ हाँ कोई इशू नहीं, कोई issue अच्छा, और किसी ने आना है भाई अभी? कितने लोग आ गए? नहीं। सर काफ़ी सारे हैं अभी तो। क्या बाकी हैं अभी? चलो 5 मिनट लोग देख लेते हैं, जब तक पहुँच जाऊँगा। तौकीर, आवाज़ आ रही है? तौकीर कहाँ है भाई? सर सो रहे शायद ऑन करके। अच्छा, सो गए। तौकीर सो गया है भाई, और कोई जाग रहा है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। फारूक कैसे हैं आप? फारूक ही हैं? कौन बोल रहा है? जी सर, मैं फारूकी हूँ सर। अच्छा अच्छा, सही। सर स्टार्ट करें? हाँ, बस आप बताएं, लोग क्या क्या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी को याद है? सर भूल सर गए सर। किया तो था आप सर, दोबारा डिस्कस बता तो दें। किया था सर आपने। सर वो था ना लखनऊ और वो बंगाल की तकसीम हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 से 1906 वाला। और उसके बाद? अब आ गए थे 1918 तक, तो बरतानिया को फतह हासिल हुई थी जर्मनी, बल्कि उससे आगे चले गए थे हम लोग। जी हाँ, कहाँ तक गए थे? लखनऊ लखनऊ मुआहिदा। लखनऊ मुआहिदा। लखनऊ पैक्ट तक हम लोग पहुँचे थे। ये किसको आवाज़ नहीं आ रही भाई? किसका मैसेज आया भाई आवाज़ ना आने आ की? रही है सर, सही से आ रही है। खुर्रम तारिक का मैसेज आया था, आवाज़ नहीं आ रही है। आ गई अब? यस सर, अब आवाज आ गई। आ गई है, चलें, अच्छी बात है। तो जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीज़ें जिक्र की थी, उसमें मैं आप सबके शायद इल्म में होगा, मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया था, और उसके बाद जो है वो कांग्रेस की उसके अंदर क्या मुखालफत थी, मुस्लिम लीग और मुसलमानों की तरफ से उसमें क्या चीज़ें मुखालफत के आ रही थी, कि मुसलमान जो उसमें से मुखालिफ थे, उसमें मैंने आप सबसे जिक्र किया था कि जिन्ना साहब भी उसके अंदर किसी हद तक मुखालिफ थे, कि उनका ख्याल ये था कि मुसलमान और इस रीजन को, इस खत्े को जो है वो तकसीम नहीं होना चाहिए मज़हब की बुनियाद के ऊपर, यानी कि पॉलिटिक्स को मज़हब से पाक होना चाहिए या मज़हब से हट कर होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मज़हबी एक मामला हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और हमारा मज़हब के साथ जो कनेक्शन था, चाहे हिंदुओं का चाहे मुसलमानों का, वो दोनों सूरतों में रहा, और उसका सिलसिला ये निकल कर आया कि पॉलिटिक्स जो है वो फिर मज़हब की बुनियाद पर ही आगे बढ़ी। उसके अंदर मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें जिक्र की थी कि किस तरीके से जो है वो मुसलमान और उनके दरमियान जो तफरीक चलती आ रही थी, उसमें जो फिर हमने आखिरी कोशिश की थी, यानी कि मुसलमानों की तरफ से जिन्ना साहब की जब मुस्लिम लीग के अंदर शमूलियत हो गई थी, और उसके बाद जो है वो फिर बिलाखिर
मुसलमानों की तरफ से जिन्ना साहब की कोशिशें और कांग्रेस का जो उनके साथ रवैया बेहतर था मुसलमानों के हवाले से तो नहीं था, लेकिन ये कि जिन्ना साहब के कांग्रेस में होने की वजह से उनको एक फ़ायदा था कि वो दोनों तरफ बआसानी खेल सकते थे, बात कर सकते थे। उसका रिजल्ट उन्होंने जो है वो इस सूरत में निकला कि उन्होंने जो है लखनऊ पैक्ट कराने में उनको आसानी और लखनऊ पैक्ट कराने में वो कामयाब हुए। लेकिन जो है हालात और वाक़यात आगे के बताते हैं कि वो लखनऊ पैक्ट जो है वो किसी सूरत में कामयाब ना हो सका। और कामयाबी ना होने की सूरत में ये हुआ कि जो मुसलमानों और कांग्रेस यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो तफरीक थी या फ़र्क था या जो एक इशूज़ थे, उसमें मज़ीद इजाफा होना शुरू हो गया। और उसका रिजल्ट इस सूरत में निकल कर आया कि जो कि मैंने उस लास्ट क्लास में शायद आप लोगों से जिक्र किया था। लास्ट क्लास में आप हदीस वगैरह किसी को याद हो तो बताइएगा कि हमने जिक्र किया था उसका जलियांवाला बाग के वाक़े का, किसी को याद है? जी सर, वो एक जनरल था, उसने मारा था लोगों को हाँ, बिल्कुल। तो बस एहतजाज के दौरान पे। तो वो एक 1919 में एक बहुत अहम वाक़या हो गया था, जिसको हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, जिसका मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में ज़िक्र किया था कि जिसके अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो मुसलमानों की और हिंदुओं की और सिखों की हलाकत हुई थी। जिसके नतीजे में यहाँ पर तमाम जो क़ुव्वतें, कौमें मौजूद थीं, उनके अंदर अंग्रेज़ से जो एक नफ़रत या बगावत का एक सिलसिला पाया जाता था, वो उसमें मज़ीद किसी हद तक इज़ाफ़ा हुआ। और उसका रिजल्ट इस सूरत में निकल कर आया कि अब मुसलमान और हिंदुओं को वैसे आपस में तो मसाइल थे, लेकिन अंग्रेज़ जो था उनके सामने एक वाज़ेह दुश्मन की सूरत में नज़र आना शुरू हो गया था। और एक जो और तफरीक जो मैंने उस दिन आप लोगों से लास्ट क्लास में जिक्र की थी, वो खिलाफत की सूरत में थी कि मुसलमानों की खिलाफत का खात्मा हो गया था उस लड़ाई के चक्कर में जो कि पहली जंग अज़ीज़ में हुई थी, क्योंकि तुर्की उस टाइम पे जर्मनी का साथ दे रहा था। तो मुसलमानों की जो खिलाफत के साथ कनेक्शन था, जब उसका भी खात्मा हुआ तो बड़े-सग़ीर में उसके हवाले से एक बड़ी तहरीक चलाई गई। और खिलाफत के साथ मुसलमानों का जो गहरा कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, इसके रिज़ल्ट में मुसलमान हमेशा अपने खलीफा की चीज़ों को फ़ॉलो करते थे या रूल्स को फ़ॉलो करते थे। जब उसका खात्मा हुआ तो बड़े-सग़ीर में एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हुई, जिसको खिलाफत तहरीक कहा जाता है। और उसका मैंने भी लास्ट क्लास में ये भी ज़िक्र किया था आप लोगों से कि उसको जो चलाने वाले शौकत अली और जौहर अली, जो मौलाना जौहर अली और शौकत अली, ये 2 भाई थे जिनकी अम्मा का बड़ा करैक्टर मशहूर है, तारीख़ में एक उनका किरदार है, जिनको बी अम्मा के नाम से लोग जानते हैं। बी अम्मा के मुख्तलिफ, जैसे आपने मैंने ज़िक्र भी किया था, एक शेर भी बड़ा सुनते होंगे कि कहती थी अम्मा मोहम्मद अली की कि बेटा जान खिलाफत पे देना, शौकत अली की कि बेटा जान खिलाफत पे देना। तो वो बड़ा एक कॉन्सेप्ट था हमारे कि खिलाफत के हवाले से हमारा एक बड़ा गहरा कंसर्न्स थे कि हमें खिलाफत का बहाली चाहिए। जिन्ना साहब को अंग्रेज़ ने किसी तरह से इस मामले में धोखा देने में कामयाब रहे थे और उनका कहना ये था कि अगर मुस्लिम लीग इस मामले में खामोशी अख्तियार करती है या खिलाफत के मामले में कोई ज़्यादा शोर नहीं मचाती है, एहतजाज नहीं करती है, तो हम ये होगा कि हम जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, जर्मनी का मामला सेटल हो जाएगा, तो हम जो है वो आपकी खिलाफत बहाल कर देंगे। लेकिन मामला बिल्कुल इसके बरक्स रहा। 1924 में बिलाखिर जब खिलाफत का ही खात्मा हो गया मुकम्मल तौर पे, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर भी उसका कोई जो ज़ोर था खिलाफत तहरीक का, वो सब टूट गया और वो पूरा सिलसिला जो था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इन सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ा फ़र्क था, जो कि जो हमारे दरमियान तफरीक थी वो बढ़ती जा रही थी। क्योंकि कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन ज़रूर किया, लेकिन जो है वो अंग्रेज़ की उस टाइम पे मजबूरी थी, वो जंग में फँसा हुआ था, उसके पास स्पेस नहीं था, तो इसलिए उसने आपको किसी हद तक स्पेस दिया हुआ था। लेकिन उसके बाद उसने फौरी तौर पे जो मुसलमानों के और कांग्रेस के मामला थे उसके अंदर दोबारा इंटरफेयर शुरू किया, दोबारा टांग अड़ानी शुरू करी और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो मामला सेटल होने जा रहे थे, बेहतर होने जा रहे थे, वो दोबारा खराबी की तरफ चले गए। और जो खिलाफत तहरीक की, इसके अंदर एक अहम काम ये हुआ था कि गांधी जी ने इस पूरी खिलाफत तहरीक की, जो मुसलमानों की तहरीक थी, इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा था कि हम भी आपके साथ मुजाहरों में शरीक होंगे। और उनको भी पता था कि मुसलमानों का खिलाफत के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वो खिलाफत तहरीक के अंदर शामिल हो गए और उनका, आप सबने सुना होगा कि गांधी की एक फिल्मों में सुनते हैं ना कि गांधीगिरी ना करो, गांधीगिरी का एक रवैया है, या गांधी की जो एक तहरीक थी उसको अहिंसा की तहरीक कहा जाता था। अहिंसा से मुराद ये होती है, आपने कहीं देखा भी होगा फिल्मों वगैरह में, कि गांधी साहब का कहना ये था कि अगर आपके गाल पे एक गाल पे थप्पड़ मारता तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दें, यानी कि मारने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मोहब्बत के साथ और जो है वो उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये उनका एक तरीक़ाकार था जिसको वो हमेशा से पेश करते थे कि भाई हम जो है वो गांधीगिरी करके जो है वो लोगों को अपना हमनवा बना सकते हैं, उनको मुतासर कर सकते हैं। इस सिलसिले पर गांधी जी का कहना ये था कि हम खिलाफत तहरीक का साथ देंगे, लेकिन हम पुरअमन खिलाफत तहरीक का साथ देंगे, यानी कि उसके अंदर पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता कोई हमला या लड़ाई मार-धाड़ हुई तो फिर हम जो है वो खिलाफत तहरीक को छोड़ देंगे। तो ऐसा ही हुआ कि एक जगह खिलाफत तहरीक का मुज़ाहरा चल रहा था, 1920 की बात है, और उसके अंदर ये हुआ कि उस मुज़ाहरे में हिंदू भी शरीक थे, मुसलमान भी थे,
कुछ एक जगह पर फौजियों ने, पुलिस ने रोकने की कोशिश की मकामी अफराद को जो कि मुजाहरा कर रहे थे। उस पर जो है वो वहाँ से पुलिस ने फायर किए और उस फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर बहुत सारे जो थे वो कुछ जो यहाँ पर जख्मी हुए और कुछ लोग मारे गए। और रिटेलिएशन में जवाब के तौर पे जो है वो जो मुजाहिरीन थे उन्होंने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, और उस पुलिस चौकी का आग लगने का रिजल्ट ये हुआ कि उसके अंदर 9-10 करीब पुलिस वाले जो थे वो जल के मर गए। गांधी जी ने कहा कि भाई हमने तो आपका साथ पुरअमन तौर पर देना था, आप लोगों ने जो है वो अटैक किया या हमला किया जिसका रिजल्ट में अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो यूँ उन्होंने खिलाफत तहरीक से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही ये खिलाफत तहरीक से बाहर निकले, एक तो मैंने आपसे जिक्र किया कि खिलाफत तहरीक का वहाँ तुर्की में ही खात्मा हो रहा था, खिलाफत ही खत्म हो रही थी तो तहरीक में क्या रहना था, जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ अंग्रेज को भी जंग में कामयाबी हो चुकी थी, 1918 में वो कामयाब हो चुका था। अब हम 1900 तकरीबन 20-21 में जब दाखिल हो रहे थे तो उसके अंदर सूरत हाल ये थी कि खिलाफत का खात्मा हो रहा था। तो उन्होंने एक तरफ से खिलाफत का खात्मा जैसे ऐलान हुआ, उससे पहले पहले गांधी जी ने भी जो है वो विड्रॉ कर लिया खिलाफत तहरीक से। मुसलमानों ने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे, हम तो पहले ही जानते थे कि ये कांग्रेस जो है ये तो हिंदुओं की जमात है, इसका मुसलमानों की खिलाफत से क्या लेना देना है। वो जो मामला अब तक सियासी नौयत के होते थे, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मामला अब तक सियासी नौयत के थे, क्योंकि आपने अब तक अपने सियासी मामला और मुतालबात रखे थे कि हमें नौकरियां दे दें, हमें हमारी खिदमात के एवज मुतनासिब नुमाइंदगी का मुतालबा, या हमने जुदागाना इंतखाब का मुतालबा, सेपरेट इलेक्शन का जो मुतालबा किया था, इस किस्म के मुतालबात थे। मजहब की तफरीक मौजूद थी, लेकिन अब वो चीज़ में एक और दफ़ा फिर इजाफा हुआ इस खिलाफत तहरीक की वजह से। और वो यूँ सूरत में निकल कर आया कि जब उन्होंने देखा कि खिलाफत तहरीक जो कि मुसलमानों की बुनियादी कॉज था, बुनियादी जुज़ था एक ज़िंदगी का, उसका खात्मा हो रहा है और कांग्रेस ने एंड टाइम पे हमें धोखा दे दिया है, छोड़ दिया है। तो इसके रिजल्ट में उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा महसूस किया कि कांग्रेस एक हिंदुओं ही की जमात है और हम जो है वो मुसलमान होने के नाते हमें इनसे अलग होना ज़रूरी है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये जो चीज़ बनी वो ये निकल कर सामने आई, ये शक्ल उसकी ये निकल कर सामने आई कि जो फ़र्क या तफरीक मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पहले ही बढ़ती जा रही थी इस पूरे टाइम के दौरान, उसमें मज़ीद इजाफा होना शुरू हुआ। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थोड़ा बहुत भी करीब आने की कोशिश करते थे, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। इस पूरे हालात और वाक़यात के नतीजे में ये हो रहा था कि इस टाइम पे ये जो पूरा टाइम पीरियड था, जो 1919 का जलियांवाला बाग का वाक़या और ये खिलाफत तहरीक, इस टाइम पे सियासत थोड़ी-सी दब गई थी। सियासत किस वजह से दब गई थी? क्योंकि मज़हब उसमें हावी आ गया था और अंग्रेज़ की तरफ से इतनी खतरनाक कार्रवाई जलियांवाला बाग में हो चुकी थी कि जिसके अंदर तकरीबन 1500 लोग बताया जाता है, कहीं पे 300, कहीं पे 400, मुख्तलिफ वो है वो फैक्ट्स कि भाई इतने लोग मारे गए थे। लेकिन जो भी मारे गए थे उससे पूरे बर्र-ए-सग़ीर में खौफ की फ़िज़ा थी और उसके रिज़ल्ट में सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी। इस पूरी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए 1924 में जब खिलाफत भी ख़त्म हो गई बिलाखिर और मुसलमान या थोड़ा सा ये लोग संभले 1919 के वाक़ये के बाद, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि दोबारा से थोड़ी सियासी हलचल होनी चाहिए। इस सिलसिले में जिन्ना साहब ने कोशिशें की अपनी, और जिन्ना साहब के जो कांग्रेस के साथ पुराने रवाबित थे, पुराने ताल्लुकात थे, पुराना कॉन्टैक्ट उनका बहाल था, ज़ाहिर सी बात है। तो उन्होंने ये कोशिश की कि दोबारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलके कोई रिज़ल्ट निकाले, कोई हल करने की कोशिश करे, जिसके नतीजे में यहाँ के जो मकामी मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। अच्छा, साथ ही साथ अंग्रेज़ भी यही चाहता था, अंग्रेज़ की ख्वाहिश भी यही थी कि मुसलमान और हिंदू जो आपस में जो मामलात हैं ये किसी तरह आपस में खुद बैठ के सेट करने की कोशिश करें, सेटल करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इस सिलसिले में एक काम और अहम हुआ था, वो हुआ था 1919 में ही। जिस तरह से मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि 1909 में एक आईनी इस्लाहाती पैकेज आया था, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन बताया था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया था, जिसमें मुसलमानों का एक मुतालबा तो तस्लीम कर लिया था, दूसरा रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा लखनऊ पैक्ट में मंजूर हुआ था, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है आगे भी उसको मंजूर होना था आइन के अंदर। लेकिन 1919 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया और एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से आया, क्योंकि उन्होंने 10-10 साल का टाइम पीरियड रखा था कि 10 साल बाद हम इसके अंदर फिर तरमीम करेंगे या कुछ इस्लाहात लेकर आएंगे। जब 10 साल बाद 1919 में एक आईनी पैकेज आया था, तो उसके अंदर भी मुसलमानों के वो मुतालबात को मंजूर नहीं किया गया था, इसलिए उसकी कोई ख़ास अहमियत जो थी ना वो मुसलमानों की निगाह में थी, ना हिंदुओं की निगाह में थी। इसी तरह से अब उनको एक और आईनी इस्लाहाती पैकेज 1929 में भी लाना था, यानी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देना था बर्र-ए-सग़ीर को, जिसमें 1909 में दिया, फिर 1919 में, और फिर अब एक 1929 में आना था। उसके लिए अंग्रेज़ ने दोबारा जिन्ना साहब से और कांग्रेस की जो क़यादत थी जिसमें नेहरू और गांधी थे, इनसे दरख्वास्त की कि भाई आप लोग किसी मामलात पर तो सेट हों, मतलब कोई 1, 2, 4, 5 पॉइंट्स पर आप लोग कोई इकट्ठे हों, तो फिर हम आईनी पैकेज में उसको चीज़ को डाल सकें, ताकि यहाँ के मामलात जो ख़राब है उसको रिजॉल्व किया जा सके। जिस पर जो है वो जिन्ना साहब ने कोशिश की, जो कि 1924 से उन्होंने शुरू की थी, लेकिन उसका जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1927 में जाके शुरू हुआ। यानी कि 1927 में एक दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल पेश किया गया, यानी कि दिल्ली के मुसलमान, जो नाम उसका ये था कि वो दिल्ली में हुआ था इजलास, उसमें कांग्रेस के भी लोग शरीक थे, उसमें मुसलमानों ने कुछ प्रपोजल पेश किए, उसमें कुछ 4-5 नुकात थे,
नुकात की तरफ मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि वो डिटेल की चीज़ें फिर आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। उसके अंदर उनका कहना ये था कि मुसलमानों ने उसके अंदर कुछ अपने बुनियादी मुतालबात रखे। उसमें से 2 बुनियादी मुतालबात तो वही थे जो कि मुस्लिम लीग के क़याम के वक़्त है कि हमें जो है वो एक तो जुदागाना जो इंतख़ाबात है वो तो हमें मिल ही चुका है, लेकिन उसके अलावा जो हमने खिदमात के एवज़ उनसे मुतालबा किया था उसको मंज़ूर किया जाए। उसके अलावा कुछ और पॉलिटिक्स के अंदर तब्दीलियाँ आ रही थी जो कि 1919 की इस्लाहात से आई थी, यानी कि 1999 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीलियाँ आई थी, उसके रिज़ल्ट में वहाँ पर कुछ फ़र्क आना था जो कि मुस्तक़बिल में नज़र आ रहा था। वो क्या फ़र्क था? वो भी थोड़ा-सा समझ लें तो आपको चीज़ और क्लियर हो जाएगी, जो कि 1927 में मुसलमान फिर मुतालबात पेश कर रहे हैं। उसके अंदर जो चीज़ अहम आई थी वो ये हुआ था कि बर्र-ए-सग़ीर में मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि जब मुसलमान यहाँ पर मौजूद थे या दीगर तो अंग्रेज़ का जब ये दौर आने से पहले ना यहाँ तो पॉलिटिक्स का कोई तसव्वुर पाया जाता था, ना रियासतों का, ना सूबों का, ना इलेक्शंस का कोई तसव्वुर यहाँ पर मौजूद नहीं था। जिस तरीके से निज़ाम तालीम का मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि एजुकेशन सिस्टम उस तरीके का नहीं था। इसी तरीके से सूबों का और सूबाई खुदमुख्तारी का भी कोई कॉन्सेप्ट बर्र-ए-सग़ीर में नहीं पाया जाता था। यहाँ रियासतें होती थी, रियासत का हर कोई हुक्मरान होता था। हैदराबाद है उसकी रियासत का अलग है, बंगाल है उसकी रियासत अलग है, पंजाब है वो एक अलग हैसियत के अंदर है। यानी कि सूबा जिसको हम कहते हैं ना जिसके अंदर हम जो वो सूबाई जो पूरी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप आपको आसानी से जैसे सूबा सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सरहद है, ये हमारे सूबे थे। 1919 में पॉलिटिक्स का अंग्रेज़ ने जो आगाज़ किया, थोड़ा-सा तब्दील किया, उसने ये किया कि अब मामलात को सूबाई सतह पर हैंडल किया जाने लगा, यानी कि सूबे सारी चीज़ों को मैनेज करते थे और आहिस्ता-आहिस्ता सूबों को ताकत और खुदमुख्तारी देने का सिलसिला शुरू हो चुका था 1919 से। इसी बुनियाद पर मुसलमानों ने 1927 में जो कोशिश की वो ये की कि अब उनको अंदाज़ा था कि कुछ सूबों में या कुछ इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर अब तक मुसलमान पहले ज़्यादा हमेशा से ज़्यादा थे, जो कि बाद में फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। मुसलमानों ने दरख्वास्त की कि भाई हमें हमारे जो सूबे हैं उनकी बुनियाद पर इख्तियारात दिए जाएँ। तो 1927 में जिन्ना साहब ने दिल्ली मुस्लिम प्रपोज़ल या दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ के नाम पर कुछ नुकात जो हैं वो कांग्रेस के सामने रखे एक इजलास के मौके पर। इस पर जो है वो कांग्रेस ने ज़ाहिर-सी बात है शदीद एतराज़ किया और शदीद उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि ये जिन्ना साहब ने जो है वो फिर एक दफ़ा बर्र-ए-सग़ीर की तक़सीम का जो मंसूबा निकल कर आ रहा था, यानी कि जिसमें मुसलमान और हिंदुओं की तफ़रीक बढ़ रही थी, उस ख़यालात को पेश किया है। इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा जो फ़र्क आना शुरू हुआ, जिसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि आप सब ने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज सुन लेंगे कि उसको जो है वो खैर कांग्रेस ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से। उस कमेटी को बनाने में गांधी साहब ने एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन उस कमेटी को जो हेड कर रहे थे गांधी साहब थे और उसके साथ एक अहम साहब थे जिनको आप नेहरू के नाम से जानते हैं। और उस रिपोर्ट को जो कि 1928 में 1927 के इन दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ और मुसलमानों के अगेंस्ट में पेश की गई, उसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों के तमाम मुतालबात को जो कि अब तक मुसलमान पेश करते हुए आ रहे थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने जिससे पहले जो मुसलमानों के मुतालबात जिसके अंदर जुदागाना इंतखाबात और बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहे थे, एक दफ़ा फिर उन तमाम मुतालबात को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब ये नेहरू रिपोर्ट पेश हुई तो ज़ाहिर-सी बात है बर्र-ए-सग़ीर में एक हंगामा तो मच नहीं था क्योंकि मुसलमान उन सारी चीज़ों के खिलाफ थे और कांग्रेस ने उसकी हिमायत की थी। रिज़ल्ट उसका ये निकल कर आया कि जो कि मैं बार-बार आपसे चीज़ पेश करे जा रहा हूँ या बताया जा रहा हूँ, वो ये कि जो मुसलमान और कांग्रेस के दरमियान फ़र्क था ना, वो बढ़ता जा रहा है इस सारे मामलात से, क्योंकि कांग्रेस का रवैया मज़ीद शिद्दत पसंद होता जा रहा है मुसलमानों के हवाले से और वो बज़ाहिर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि हिंदुओं की जमात है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो नेहरू रिपोर्ट पेश करने के बाद भी बर्र-ए-सग़ीर के अंदर एक मसाइल का सामना हुआ। अंग्रेज़ ने ये काम इसलिए करवाया था, मैंने आपसे ज़िक्र किया, उसकी ख्वाहिश ये थी कि जो 1929 में आईनी पैकेज आना है, आईनी इस्लाहती पैकेज आना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नया आना है, उसमें इन लोगों के मुतालबात को शामिल करके यहाँ के मामलात को रिज़ॉल्व करें और लड़ाई-झगड़े का खात्मा हो। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा था और जो मुसलमान बात करते थे, कांग्रेस उसकी मुखालफत और जो कांग्रेस बात करती थी, मुसलमान उसकी मुखालफत कर देते थे। इस मामले को दोनों चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज़ ने फिर ये फैसला किया 1928 में भी और 29 में, दोनों सालों के अंदर ये मामला चलता रहा। उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी भी तरीके से इस लड़ाई के जो मामला चल रहे हैं मुसलमानों के यानी कि कांग्रेस और हिंदुओं के, इसको रिज़ॉल्व किया जा सके। इस रिज़ॉल्व आप में से कोई सवाल करना चाह रहा है? किसी ने माइक वाइक खोला है क्या है? और कोई बात तो नहीं करने के लिए अच्छा बंद हो गया। तो उन्होंने ये कोशिश की कि एक कमीशन बनाया जो कि अंग्रेज़ वायसराय की तरफ से था। उस कमीशन को जो कि 1928 में भी आया और 29 में भी आया, उसको साइमन कमीशन के नाम से याद किया जाता है। आप सबने शायद सुना होगा नाम पहले भी। साइमन कमीशन एक कमीशन आया था, उसके अंदर कुछ कमेटी के मेंबरान थे
वो बरे सगीर आए और उन्होंने इस जो डेडलॉक हो चुका था आईनी तौर पे, यानी कि मामला को रिजॉल्व करने के लिए जो इश्यूज आ रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक कमीशन भेजा, उसको साइमन कमीशन कहा जाता है। वो साइमन कमीशन जब यहाँ आया उसने मुसलमानों से भी मुलाकातें की, जिन्ना साहब से भी मुलाकात की और कांग्रेस से भी मुलाकात की, और उसके बाद उसने अपनी कुछ मुतालबात जो हैं वो यानी कि एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को साइमन कमीशन यानी कि जो रिपोर्ट साइमन कमीशन ने पेश की। लेकिन इस पूरे अरसे के दौरान साइमन कमीशन का जो झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा था, यानी कि वो कांग्रेस की हिमायत में नजर आता था, ऐसा लगता था कि वो कांग्रेस का हिमायती है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मुसलमान थे उनको ऐसी बात है इख्तलाफ था कि भाई ये तो हमें जो है वो इस तरीके से उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो साइमन कमीशन की उन्होंने शदीद मुखालफत की और जिन्ना साहब ने साइमन जो रिपोर्ट पेश की उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ साइमन कमीशन ने कुछ चालाकी का मुजाहरा ये किया कि एक आध मुतालबा ऐसा जो कि कांग्रेस के लिए शदीद मुखालफत रखता था, उस मुतालबे को मुसलमानों को राजी करने के लिए कबूल भी कर लिया। इस पर कांग्रेस ने भी उस पूरे साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजल्ट ये निकल कर आया कि जहां हमारे यानी कि कांग्रेस और मुसलमानों के दरमियान मसला मसाइल थे, तो जब अंग्रेज ने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की कमीशन के जरिए तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गए, और रिजल्ट ये हुआ कि वो जो साइमन कमीशन आया था वो भी मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा उस आईनी मसले को हल करने के लिए, जो कि अब तक बरसगीर में जारी और सारी था मुसलमानों और कांग्रेस के दरमियान। इसका एक जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि इसके अंदर एक थोड़ा सा फ़र्क और भी आ गया। वो फ़र्क ये निकल कर आया कि जो मुसलमानों के हवाले से जो यानी कि जिन्ना साहब की जो पॉलिसी थी, जो कि वो एक हार्ड लाइनर के तौर पे सामने आ रहे थे, उनका कहना ये था कि अब कांग्रेस के साथ कोई मामला सेट नहीं हो सकते। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि मुस्लिम मुस्लिम लीग के अंदर भी ना दो धड़े बन गए, दो अलग अलग ग्रुप्स तैयार हो गए। उसके अंदर एक ग्रुप जो था वो कि जिन्ना साहब के साथ था और उसने कहा कि बिल्कुल हमें साइमन कमीशन को रिजेक्ट करना है, हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मान सकते और हमें सिर्फ जो हमने अपनी मुसलमानों ने दिल्ली तजावीज़ पेश की उसी को एक्सेप्ट करना है। इसी पूरी कशमकश के दौरान जहाँ साइमन कमीशन भी चल रहा था, नेहरू रिपोर्ट भी थी, इसी दौरान जो है वो 1929 में ही फिर जो जिन्ना साहब ने जो जो आप जो बचपन से पढ़ते आए हैं 14 नुकात, वो फिर 14 नुकात जिन्ना साहब ने फिर साइमन कमीशन के सामने दोबारा पेश किए। और उनका कहना ये था कि भाई अब ना आपसे मामला रिजॉल्व हो रहा है, ना नेहरू रिपोर्ट के जरिए मामला हल हुआ है, ना दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ के जरिए मामला हुआ है। तो फिर ये 14 नुकात हैं, अगर आप इनको ये 14 पॉइंट्स मेरे एक्सेप्ट होते हैं या इनकी बुनियाद पर हम बरसगीर का जो आईनी मसला जिसको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को उसमें शामिल करेंगे तो बआसानी आप उसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जैसी बात है जिन्ना साहब की तरफ से पेश करता था तो कांग्रेस उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, तो कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही साथ जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मुस्लिम लीग में ही दो ग्रुप्स या दो धड़े बन गए, और उन दो धड़ों की जो सूरत हाल थी वो इस तरह से थी कि एक जो ग्रुप था वो पंजाब के एक साहब थे जिनका नाम था मियाँ मोहम्मद शफी, उन जो सर मोहम्मद शफी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया और उनका ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग जो इस टाइम पे जिन्ना साहब के साथ है वो यानी कि वो जो लाइन अख्तियार की उन्होंने जो हार्ड लाइनर वाली कि वो न साइमन कमीशन को कबूल कर रहे हैं ना नेहरू रिपोर्ट को कबूल कर रहे हैं, तो इसका नुकसान मुसलमानों को होगा और मुसलमानों को नुकसान इस सूरत में होगा कि उनकी नौकरियां जाएंगी, उनका कारोबार तबाह होगा और उनको हुकूमत से कुछ हासिल नहीं होगा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से पुश करने के लिए, अंग्रेज़ों को राज़ी करने के लिए कहा कि हमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पर जो है वो मुसलमानों के अंदर भी थोड़ी सी, मुस्लिम लीग के अंदर भी तफरीक रही और उस दौरान जो है वो जिन्ना साहब जो है वो काफ़ी सारी चीज़ से नाराज़ रहे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जो मियाँ मोहम्मद शफ़ी साहब थे सर मोहम्मद, उनका पंजाब में बहुत असर और रसूख था, उनकी पार्टी इलेक्शन जीती थी वहाँ पे और मुसलमान उस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है जिन्ना साहब कोई बहुत बड़ी लीडरशिप क़यादत यानी कि बहुत बड़े लीडर के तौर पे तो सामने नहीं आए थे, लेकिन एक लीडर के तौर पे थे लेकिन बहुत बड़े लीडर नहीं थे, जिसके नतीजे में उनकी मुखालफत मौजूद थी। खैर इसी पूरी कशमकश और इसी पूरे हालात के दौरान ये सूरत-ए-हाल होती है कि जब ये कंडीशन बन जाती है सारी और उसका रिज़ल्ट ये निकल कर आता है कि ये जो पूरे मामला होते हैं उसमें कहानी ये यहाँ तक पहुँचती है कि जब तीनों तरफ से मामला सेट नहीं हो सकता, साइमन कमीशन भी रिजेक्ट हो गया, 14 नुकात भी रिजेक्ट हो गए और जो है वो नेहरू रिपोर्ट भी रिजेक्ट हो जाती है। और जो 14 नुकात के अंदर जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि 14 नुकात के अंदर जिन्ना साहब ने जब 14 नुकात पेश करने का सिलसिला शुरू किया या जब उनके अंदर उन्होंने मुतालबा रखा, तो ये उसी पॉलिसी के मद्देनज़र था जो कि 1919 में बर्र-ए-सग़ीर में अंग्रेज़ ने इम्प्लीमेंट की थी सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे। जो आप 14 नुकात में एक अहम पॉइंट बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, सुनते हुए आए हैं कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए। ये वो एक अहम इशू था या एक अहम पॉइंट था जिसको जो है वो यहाँ पे मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। मैं किसी हद तक थोड़ा-सा समझाया, तो बाकी तो पॉइंट्स की बहुत सारी डिटेल्स हैं उसकी ना, क्योंकि ये आपके कोर्स में कोई पेपर में नहीं आता कि 14 नुकात लिखे इस तरह से, तो इसलिए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लेकिन समझ में आ जाए तो वो भी काफ़ी।
उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई जो 14 जो नुकात हम जो कि जिसके अंदर सिंध को मुंबई से अलग किया जाए, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि अब अंग्रेज पॉलिटिक्स जो करने जा रहा था बरसकीर में, वो सूबों की सतह पे था, यानी कि सूबों को खुद मुख्तारी मिलेगी। और जिसकी मिसाल आप आसानी समझ सकते हैं, मैंने पहले की शायद क्लास में दी हुई मिसाल की, वो जो कराची जैसे मिसाल के तौर पे लोग डिमांड करते हैं कि कराची को सूबा बनाया जाए, या जनूबी पंजाब वाले डिमांड करते हैं कि जनूबी पंजाब को जो है वो सूबा बनाया जाए। तो आप में से किसी ने, जी कोई, किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है, किसी का सवाल अगर, निमरा आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? कोई कुछ कहना तो नहीं चाह रहा था? अच्छा, नहीं कहना चाह रहे। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को अब तक वैसे? सदीद? जी सर सही आ रही है। अच्छा, बस सुनते रहना, जिससे मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा। अच्छा, ये यस सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ बता रहा था कि वो ये जो कंडीशन थी जिसके अंदर मजबूरी ये थी कि अब हालात ऐसे थे जिसके अंदर प्रॉब्लम ये सामने थी कि सूबाई सतह पर सारे अख्तियारात मिल रहे थे। तो जिन्ना साहब ने जो अपने पॉइंट्स पेश किए थे बुनियादी तौर पे, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखे थे कि मुसलमानों के पास जितने ज़्यादा सूबे होंगे, उतना ज़्यादा हम पावर में होंगे, उतना ज़्यादा हमें हैसियत हासिल होगी, और उतना ज़्यादा हम आसानी से अपने बहुत सारे काम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए 14 नुकात के अंदर उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी का जो मुतालबात थे उनको सामने रखते हुए ये पेश किया था कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए, क्योंकि मुंबई में आबादी हिंदुओं की ज़्यादा थी और सिंध में मुसलमानों की ज़्यादा थी। उसका रिजल्ट ये होता था कि जब वो दोनों मिल के एक सूबा बनते थे तो उसके अंदर हिंदू ज़्यादा अक्सरियत में आ जाते थे और मुसलमान पीछे रह जाते थे, जिसके रिजल्ट में नौकरियाँ नहीं मिल पाती थी। तो ये वो चीज़ें थी, मामला थे, या हुकूक नहीं मिल पाते थे मुसलमानों को। तो इस सिलसिले में उन्होंने ख्वाहिश की कि हम जो है वो सूबों को अलहदा किया जाए। इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर सरहद का सूबा, जिसको हम NWFP कहते थे उस दौर में, अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, तो उसके हवाले से भी अंग्रेज़ को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। अंग्रेज़ का कहना ये था कि इसको भी सूबा नहीं बनना चाहिए, जिस पर जो है वो, बल्कि उन्होंने ये तक कहा अंग्रेज़ ने कि ये लोग सूबा बनने के अहल ही नहीं है। तो उस पर भी जो है वो जिन्ना साहब ने 14 नुकात में ख़ास तौर पर मुतालबा किया था कि सूबे सरहद, उसको सूबे का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सूबे के दर्जे में मौजूद नहीं था। इसी तरीके से बलूचिस्तान का भी मामला था। मुसलमानों की ख्वाहिश 14 नुकात में या अपने मुतालबात पेश करते हुए ये थी कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा या ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। लेकिन खैर ये तीनों मामलात अब किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सके। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1930 में, यानी कि 1929 में साइमन कमीशन भी नाकाम हो गया, वो भी वापस चला गया। 1930 में फिर जिन्ना साहब ने खुद अंग्रेज़ को ख़त लिखे, और अंग्रेज़ सरकार जो कि मौजूद थी, उनके वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और उनसे कहा कि भाई यहाँ मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता, अब आप लोग इसके अंदर कुछ दखल अंदाजी करेंगे तो ये मामला रिजॉल्व हो सकेगा। इसकी रिजल्ट, एक सेकंड, अच्छा ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ स्लाइड्स। ये किसका मैसेज आया हुआ है, अभी कर रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड, ये जो है वो, जी स्क्रीन आ गई सदीद, नज़र आ रही है? जी सर आ तो रही है, लेकिन वो स्लाइड्स अभी ओपन नहीं हुई है। स्लाइड अभी ओपन नहीं हुई है? एक सेकंड, क्यों नहीं हुई है? मैंने तो कर दी है यहाँ से। शेयर हुई है अभी? नहीं, बस वो फोल्डर जैसे खुलते हैं ना, वही फोल्डर्स खुले हैं अभी तक। एक सेकंड, क्यों नहीं शेयर कर रहा इसको? सर को स्क्रीनशॉट भेज दो। एडमिट, नहीं हुई? नहीं सर। क्यों नहीं कर रहा है? जब आपने क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम पे हो गई थी, फिर वो हट गई। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, वो तो उस टाइम पे तो हुई हुई थी, लेकिन ये वो फिर भागी का निकल गए। वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये निकल के कहीं गायब हो।
यहाँ से तो नज़र आ रही है कि देखो शेयर हुई है। जी सर आ गई। आ गई अब? सही। अच्छा, तो मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था वो कि ये जो पूरे मामला थे जिसके अंदर मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट आ गई थी, वो रिजेक्ट हुई और उसके बाद जो है वो फिर जिन्ना साहब के जो 14 नुकात थे वो भी रिजेक्ट हुए। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये जो इश्यूज आ रहे थे कि जिसके नतीजे में कोई आईनी जो शक्ल निकल कर आनी चाहिए थी वो बज़ाहिर निकल कर नहीं आ रही थी। और इस पूरे सारे मामला को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ को जिन्ना साहब ने खत लिखा और उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई आप लोग अब इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो मामला जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ नहीं जा रहे हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग को सामने कंडीशन को देखते हुए अंग्रेज ने फैसला किया कि भाई ये लोग तो सुधर नहीं रहे किसी भी तरह से। और जो साइमन कमीशन जो पेश किया था, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके मुताबिक भी उनका कहना ये था कि अब जो है वो हमें यहाँ से कोई रिजल्ट निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना, यानी कि उनके पास जो उन्होंने ऑप्शन पेश किए थे उसके अंदर से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई थी। से मैंने जो अभी आपसे जिक्र कर रहा था उसकी स्लाइड भी मैंने शेयर कर दी ताकि आप लोग देख लीजिएगा कि ये NWFT और बलूचिस्तान को जो वो प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा, सिंध को जो है वो सेपरेट किया जाएगा, मुंबई से सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था वो, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इसके अंदर मुतालबात थे मुसलमानों के, उसको खैर डिटेल में यूँ जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपके किसी काम में नहीं आते। सिर्फ उसको थोड़ा सा एक ओवरऑल समझने की जरूरत है कि हमारे मुतालबात जो थे वो उसको जो है वो बिलाकर जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा था। खैर जो चीज़ यहाँ पे थी फिर 1930 के अंदर जाकर एक अहम चीज़ और जो हुई बहुत ज़्यादा वो ये हुई कि जब मुसलमानों का तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ सका तो फिर अंग्रेज़ ने बिल आकर इनको लंदन बुलाने का फैसला किया। और वो भी चीज़ आप लोग शायद अपने बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, सुनते हुए आए होंगे उस इवेंट को भी, जिसको आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जो कि वहाँ लंदन के अंदर हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, ये 1930, 31 और 32 में जारी रही थी। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में सूरत हाल ये रही थी कि जब यहाँ से उन्होंने तमाम जितने भी रियासतों के हुक्मरान थे और उन सबको, और जितने भी मुसलमानों के नुमाइंदे थे उनको, जितने कांग्रेस के नुमाइंदे थे उन सबको जो है वो बर सग़ीर से वहाँ पर दावत दी गई। उनको कहा गया कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पर आकर जो है वो कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करें और अपने मुतालबात पेश करें। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले पहले 1930 में एक और अहम वाक़या हुआ था, एक बहुत अहम चीज़ हुई थी, एक अहम वाक़या जो कि आप लोग बचपन से वो भी पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप मुस्तकिल जो है वो जिन्ना साहब के 14 नुकात पढ़ते गए। उसमें से एक बहुत अहम 1930 में होने वाली चीज़ थी खुतबा इलाहाबाद, जो कि अल्लामा इकबाल ने पेश किया था। अच्छा, ये खुतबा इलाहाबाद क्या चीज़ था, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लें तो ज़्यादा आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। आप बचपन से सुनते हुए आएंगे कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का सबसे पहले ख्वाब देखा। तो हमारे यहाँ असल में बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे कि पता नहीं शायद वो रात में सो गए उठे होंगे या सो रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके का मुल्क होगा जिसके अंदर जो है वो पंजाब होगा, सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, सरहद होगा, इस किस्म की कोई रियासत होगी। ये कोई ख्वाब में उन्होंने देख लिया था। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जो खुतबा इलाहाबाद जिसको अल्लामा इकबाल का ख्वाब कहा जाता है, और वो हम बचपन से जो वो देखा था इकबाल ने ख्वाब सुहाना, उसको एक रोज़ हकीकतें बनाना, ये जो हम बचपन से कहानियाँ सुनते गए हैं, तो इन कहानियों के पीछे एक सदाकत कुछ और होती है जो कि मैं आपसे हमेशा जिक्र करता रहा हूँ। ये जो पूरा मौका था, इस मौके पर जिन्ना साहब ने या जो इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद के अंदर मुतालबा किया था, नज़रिया पेश किया था, वो बुनियादी तौर पे वही मुतालबा था जो कि एक सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा होता है। यानी कि सूबाई खुद मुख्तारी से उनकी मुराद ये थी कि अब सूबों के अंदर मुसलमान हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप उसको आसानी से समझेंगे, जैसे कराची वाले सूबे का मुतालबा क्यों करते हैं? कराची वाले सूबे का मुतालबा इसलिए करते हैं, उनको पता है कि सिंधी पूरा ये इलाका है, यानी कि सिंध का जो सूबा है इसमें सिंधी हजरात मेजॉरिटी में, अक्सरियत में सिंध के अफराद रहने वाले हैं। जो महाजर, जिनको वो अपने आप को जो महाजर कहते हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर है, तो वो अकलियत में है और जो अक्सरियत है वो सिंधी हजरात के पास है। तो अगर हमने अपना कोई मुतालबा नहीं बनवाया, हम अकलियत में रहे, तो हमें बहुत सारे हुकूक या बहुत सारी चीज़ें हासिल नहीं हो सकेंगी, जिसका हमें नुकसान होगा। उसके लिए उनकी ख्वाहिश ही होती है, उनका कहना ही होता है कि हमें कोई हमारे जो खिदमात के एवज या हमारी अकलियत को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ जायज़ चीज़ें दी जाएँ। तो इसी वजह से वो लोग अपने सूबे का मुतालबा करते हैं, ताकि हम, अगर सूबा होगा हमारे पास, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम सूबों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होगी, क़ुव्वत होगी, तो हम बहुत आसानी से अपने रोज़गार हासिल कर सकते हैं, अपने मफादात का हसूल कर सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इसी चीज़ को सामने रखते हुए जिन्ना साहब ने 14 नुकात में सूबाई खुद मुख्तारी का ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबा किया था। यानी कि उनका कहना ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो जिन जिन सूबों के अंदर रहते हैं उनको जितने ज़्यादा जो है वो, एक सेकंड, ये किसको कुछ याद आया है? असफ़ा कुछ कहना चाह रही हैं आप?
असफा कुछ कहना चाह रही हैं आप? कोई सवाल तो नहीं है? असफा आवाज आ रही है? मैंने खाली हाथ हिलाया लगता है, उसके बाद कोई आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना मेरी? सदीद आवाज आ रही है? जी सर आ सर। रही है। असफा को नहीं जा रही है, उन्होंने हाथ हिलाया लेकिन उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जिन्ना साहब की जो ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुसलमानों को सूबों के अंदर ताकत मिलेगी, तो सूबाई जितनी ज़्यादा खुद मुख्तारी होगी तो उसके नतीजे में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल हो जाएगी। ये मैंने आपके सामने 14 नुकात एक दफ़ा खोल दिए ताकि थोड़ा सा मैं चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर उनका कहना ये था कि जो मुसलमानों की जो रियासतें हैं, जिसके अंदर 5 मुसलमान रियासतें मेजॉरिटी के अंदर थी, जिसके अंदर आप सबको पता होगा, जिसके अंदर सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सरहद है। उसके अलावा कश्मीर और हैदराबाद दक्कन, ये वो रियासतें थी जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो मुसलमानों ने इसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर मुतालबा यही किया था, जो 14 नुकात में भी और आगे खुतबा इलाहाबाद में भी वो यही था कि इन रियासतों में, इन स्टेट्स में बुनियादी तौर पर मुसलमानों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए ताकि वो अपने मामलात को आसानी से हैंडल कर सकें, अपने मामलात को बेहतर तौर पर चला सकें। इसकी इसी का जो अक्स था वो बुनियादी तौर पर नज़र आता है खुतबा इलाहाबाद में। और खुतबा इलाहाबाद में भी जो अल्लामा इकबाल ने स्पीच दी थी उसके अंदर उनका कहना ये था कि ये जो मुसलमान इलाके हैं इनको सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी समझ लीजिएगा वाज़ेह तौर पर, ये आगे भी एक जगह आएगी 1940 में, लेकिन अभी 1930 में जब ये जिन्ना साहब ये बात कर रहे थे, और सॉरी इकबाल ये बात कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि हम कोई अंग्रेज से आज़ादी नहीं मांग रहे थे। हमने ये नहीं कहा था कि आप यहाँ से चले जाएं, दफा हो जाएं, आप हमारा मुल्क खाली करें। इस किस्म की हमने कोई मूवमेंट नहीं शुरू की थी, ना तहरीक शुरू हुई थी। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो फेडरेशन की सतह पर इक़्तिदार है वो आपका होगा, यानी कि अंग्रेज को हम अपना आका, हम अपना हुक्मरान मानते हैं, लेकिन हम हिंदुओं के साथ अपने मामलात नहीं चला सकते। तो इसलिए हमें हिंदुओं के मुकाबले में इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए, और उनसे हमें आज़ादी दिलवाई जाए। आज़ादी सेंस में कि हमें अपने रोज़गार के मामलात में, अपने कामों में, अपनी जो हमारी मजहबी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में हमें हिंदुओं से अलग रखा जाए और हिंदुओं के साथ हमारा मामला ना हो। तो हमने जो जो मुतालबा किया था, जो कि खुतबा इलाहाबाद के अंदर, वो कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई मुतालबा नहीं था। जो मैं आपसे जो चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमने, जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का सबसे पहले ख्वाब इकबाल ने देखा था, और वो इस सूरत में देखा था कि उन्होंने 1930 के खिलाफ खुतबा इलाहाबाद में पाकिस्तान का, उसका एंगल तो निकलता है वहाँ से, एक सिर्फ एंगल निकलता है कि हमने 5 रियासतों का मुतालबा किया था, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस चीज़ का हमने मुतालबा किया था वो चीज़ ये थी कि हमने उनसे मुतालबा ये किया था कि हमें उन 5-6 रियासतों में जिसमें मुसलमान तादाद में ज़्यादा है, वहाँ हमें अक्सरियत दी गई है, यानी कि वहाँ हमें अख्तियारात दे दिए जाए। तो ये बुनियादी तौर पर खुतबा इलाहाबाद का एक अहम जुज़ था। और उसी के अंदर जो उसके अल्फाज भी हैं वो स्टेट्स के लफ्ज़ हैं, स्टेट्स, यानी कि उसमें एस मौजूद है, स्टेट नहीं है। यानी कि हमने एक रियासत नहीं मांगी थी, हमने उनसे कहा था इक़्तिदार आपका है, हमें स्टेट्स में पावर दी जाए, रियासतों में हमें ताकत दी जाए, यानी कि हम अपने स्टेट जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको पावर फराहम करें। खैर, ये खुतबा इलाहाबाद भी जो बिल्कुल था उसी तरीके से था जिस तरीके से जिन्ना साहब का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो जो उन्होंने उसके अंदर पेश कर चुके थे। ये खुतबा इलाहाबाद है जो कि मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ किसी हद तक, ताकि अगर आप लोगों को उसकी वर्डिंग देखने में, तो इसको जो है वो मुसलमानों की तारीख में हम अहम चीज़ तो दरकार कहते ही हैं कि भाई वो अहम एक पूरा का पूरा सिलसिला था जो कि मुसलमानों ने जो है वो इसके अंदर पेश किया था। लेकिन इसके अंदर पूरा वो जो समझ लें आप एक कॉपी पेस्ट था जो कि जिन्ना साहब जो है वो अपने 14 नुकात के अंदर ही सारी चीज़ें पेश कर चुके थे। और जो भी सारे सियासी मामला यहाँ पर आ रहे थे उसको रिजॉल्व करने का मुसलमानों के पास यही हल था कि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि किसी भी तरीके से हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए स्पेस है, इसके अलावा हमारे पास स्पेस कोई नहीं होगा। खैर, खुतबा इलाहाबाद के फ़ौरन बाद 1930 के एंड पर ही जो है वो उन्होंने आपको लंदन में सबको इनवाइट कर लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ी सी जान लें, वो ये कि इस मौके के ऊपर बर्रे सगीर में तकरीबन 460 के करीब रियासतें मौजूद थी। 460, कहीं पे 500 भी मिलती हैं, कहीं 425 मिलती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इशूज़ ये थे कि कुछ रियासतें आज़ाद हो गई थी, कुछ अंग्रेज़ के साथ थी, कुछ नहीं थी। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ की हुक्मरानी पूरे बर्रे-सगीर पे तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी 460 अलग-अलग रियासतें थी और उन रियासतों के अलग-अलग हुक्मरान थे। ऐसा नहीं था कि उसके कोई तमाम हुक्मरान जो है वो एक ही रियासत का एक था, अंग्रेज़ के अलावा बाकी मुख्तलिफ लोग भी उसकी पूरे रियासतों के हुक्मरान होते थे। तो उन सबको भी उसके अंदर इनवाइट किया गया, उसमें कांग्रेस को भी बुलवाया गया, उसके अंदर मुस्लिम लीग को भी उसके अंदर पूरे सिलसिले के अंदर दावत दी गई कि भाई आप लोग भी सब इसके अंदर शिरकत करें, जो जो रहनुमा जो इसके अंदर शरीक हो सकते। तो तकरीबन 80 के करीब जो है वो लोगों को वहाँ पर अंग्रेज़ ने इन्वाइट किया।
लेकिन जो सूरत हाल अब तक बरसगीर में चलती हुई आ रही थी, जो कि आप देखते हुए आ रहे थे, 1927 में भी हुई, 1928 में भी हुई और 1929 में और साइमन कमीशन में भी हुई, कि जो हम जिस चीज़ की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे हम किसी भी तरीके से, जो हमारी जो ख्वाहिश थी वो कोशिश ये थी कि हम किसी भी तरह से कांग्रेस से कुछ ना कुछ हासिल कर लें, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम मुसलमानों को, कांग्रेस की ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों को कुछ ना दिया जाए। तो इस रिजल्ट में ऐसी बात है, डेडलॉक होता है, तो डेडलॉक की जो है कंडीशन निकलकर में जब आप सामने आती है तो कोई चीज़ बात निकलकर सामने नहीं आ सकती है। तो ऐसे रिजल्ट में गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस का भी यही नतीजा होना था। अच्छा, वो जो चीज़ मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था वो इत्तेफाक से भी देखिए सामने, मैं क्योंकि वो दिखा नहीं रहा था आप लोगों को ये चीज़, तो जो के अजीज़ की एक बहुत अच्छी किताब है जिन्होंने हिस्ट्री और पाकिस्तान तारीख के ऊपर काम किया हुआ है, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को जो है वो इसकी हिमायत भी की है, और कुछ जगह पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी मुखालफत की, क्योंकि इसमें दो राय पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपसे राय दी थी ना कि उन्होंने किसी भी स्टेट का मुतालबा नहीं किया था, यानी कि उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि उन्होंने किसी स्टेट का मुतालबा किया हो। तो के अजीज का कहना ये था, कुछ जगहों पर, एक आध जगह दीगर जो लोग हैं उनका कहना ये था कि नहीं भी उन्होंने स्टेट का मुतालबा किया था, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने स्टेट का मुतालबा नहीं, स्टेट्स का मुतालबा किया था। तो ये उसके अंदर मैंने इसकी डिटेल दी है, जब आप लोग उसको पेपर के लिए देख रहे हो तो आपके काम आएगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए सर मैंने आपको बता दिया था। तो खैर गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस का भी तकरीबन वही अंजाम हुआ जो अब तक जो है वो नेहरू रिपोर्ट के बाद मुसलमानों की तरफ से और जिन्ना साहब के 14 नुकात के बाद कांग्रेस की तरफ से हुआ था। यानी कि तीनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसके अंदर मुसलमान भी शरीक थे, हिंदू भी शरीक थे, सिख भी शरीक थे, और यहाँ के जो मकामी रियासती हुक्मरान थे वो भी सब शरीक थे। लेकिन वो तमाम गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो कि 30, 31 और 32 में मबनी थी, तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो गई। और उसकी नाकामी इस सूरत में निकल कर आई, इस तरह से निकल कर आई कि जब वहाँ पर आप पहुँचे तो आपने अपने मुतालबात रखे जो आप तब तक जिना रिपोर्ट के अंदर, यानी कि जिना के 14 नुकात में पेश कर चुके थे, और कांग्रेस ने वहाँ पर वो मुतालबात पेश किए जो कि वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर पेश करती हुई आ रही थी। ऐसे मौके के ऊपर जाहिर सी बात है अंग्रेज के लिए भी मामला को रिजॉल्व करना या करवाना नामुमकिन में से होता जा रहा था। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते उन्होंने फैसला किया कि अब ये जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में चंद नुकात जो है वो मुसलमानों को तस्लीम कर लिए जाएंगे और चंद जो है वो कांग्रेस के मुतालबा तस्लीम कर लिए जाएंगे। उस पर फिर कांग्रेस को बड़ा शदीद एतराज़ था, और गांधी जी ने उस टाइम पे जो है वो एक बड़ी प्रोटेस्ट शुरू किया, और उन्होंने जो है वो अंग्रेज़ की मुखालफत में सिविल नाफरमानी की तहरीक, जो आपने सुना होगा सिविल नाफरमानी की एक तहरीक होती है, उसका जो है वो बर सग़ीर में आगाज़ कर दिया 1931 में। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी, और उसके रिजल्ट में बहुत सारे जो कांग्रेस के नुमाइंदे थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। और अंग्रेज सरकार कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते रहें और उसके अंदर ही मुतालबात को मान लें। लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस की जो पहला इजलास था, एक इजलास था, उसके अंदर तो गांधी जी ने बाकायदा शिरकत से इनकार कर दिया और कांग्रेस की तरफ से कोई नुमाइंदा शरीक ही नहीं हो सका, जिसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें चंद मुतालबात उन्होंने मुसलमानों के और चंद हिंदुओं के तस्लीम कर लिए। उसमें से जो मुसलमानों के जो चंद एक अहम मुतालबात थे जिसके अंदर मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि सूबों की सतह पर जो हम खुद मुख्तारी की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी हासिल हो जाए, यानी कि हम सूबों को आज़ाद जो हैसियत है वो हासिल हो जाए किसी तरह। इसी सिलसिले की जो कोशिश थी उसका फ़ायदा मुसलमानों को ये हुआ कि इस गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये चीज़ तय हुई कि सिंध को जो है वो मुंबई से अलहदा कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो दूसरा मुसलमानों का NWFP के हवाले से मुतालबा था कि NWFP को जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, या उसको जो है वो उसका जो पूरे जो बाउंड्री थी उसको एक सूबे का दर्जा दिया जाए कम से कम, क्योंकि वो सरहद को सूबे का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था। और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान के अंदर उनकी रिफॉर्म्स थी जिसका जो उन्होंने मुतालबा किया था कि NWFP और बलूचिस्तान के अंदर सेम वही तमाम चीज़ें फराहम की जाएँ जो कि दीगर सूबों को या तमाम दीगर सूबों को हासिल हैं, तो वो फराहम करने का जो मुतालबा था वो भी इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो तस्लीम कर लिया गया। लेकिन मजमूई तौर पे मजमूई तनाजुर के अंदर अगर आप तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस को देखना चाहें तो ये तीनों चारों जो चीज़ें थी वो रिजेक्ट हो गई। तौहीर आप कुछ कह रहे हैं? सर मुझे ये पूछना था कि बॉम्बई जो है वो सूबा है या फिर शहर है? ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, जिस दौर में हम यानी कि मैं 1930, 31, 32 की जिस दौर में बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ये जो सूबा जिसको हम मुंबई शहर जिसको हम कहते हैं, वो तो अब एक सिटी की तरह इंडिया का एक शहर है ना जो कि मुंबई कहलाता है। पहले मुंबई और सिंध ये दोनों को मिलाकर एक सूबा बनाया हुआ था अंग्रेज ने। अच्छा, उसकी वजह क्या थी?
उसकी वजह ये थी कि सिंध में जो अक्सरियती आबादी थी वो मुसलमानों की थी, और जो मुंबई में अक्सरियती आबादी थी वो हिंदुओं की थी। उसका रिजल्ट ये निकल कर आता था कि मुसलमानों से वो हिंदुओं को कंट्रोल कर लेते थे और हिंदुओं से मुसलमानों को कंट्रोल। आप सबने यकीनन जो है वो बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, क्योंकि मुंबई का और ये जो आपने देखा का जहाँ पर जो कराची के साथ का जो लिंक लगता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है। जो एक सर भाईगिरी का ऐसा नहीं। भाइयों की जो फिल्में बनती रही है जिसके अंदर अंडरवर्ल्ड के डॉन और क्या कहते हैं मुख्तलिफ डॉन्स की जितनी फिल्में बनी है, जिसके अंदर मुन्ना भाई वगैरह टाइप तो मुन्ना वो क्या नाम भूल गया उसका। तो क्या कहते हैं उन लोगों ने जो फिल्मों जितनी भी जिसके अंदर जो काम किया, सतिया वातिया जो फिल्में आनी शुरू हुई थी, जिसके अंदर सारी वो जो भाईगिरी वाले जो कॉन्सेप्ट है जो कि कराची में आपने देखा किसी सूरत में, मुत्तहदा की सूरत में, कि उनके भी यही सारी चीजें थी। सेम इसी तरीके के ग्रुप्स मुंबई में भी एक्टिव थे और वो भी मुंबई के अंदर भी इस तरह से एक्टिव होते थे। तो दोनों जगहों पर तरीकाकार वही सेम इख्तियार रखा था जो अंग्रेज ने उस दौर में, जो फिर अब पे जाके मुंबई में भी कंट्रोल हुआ है 90s के बाद, और फिर हमारे यहाँ जो है वो 2016-17 में ऑपरेशन करके फौज ने कंट्रोल किया। तो ये बाकायदा अंग्रेज ने उस पूरे सिलसिले को खड़ा कराया था, और उसके खड़ा कराने की एक वजह ये थी ताकि जो तफरीक है उसको वाजे रखा जा सके। बाद में तो हमने कराची में आपस में एक दूसरे को मारा, लेकिन जो असल उसके बुनियादी वजह थी, जो उसके बनाने की कॉन्सेप्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं को, वहां पर भी एक बाकायदा भाईगिरी का सिलसिला होता था। वो मुसलमानों को जाकर टारगेट क्लिक करके या उस टाइम पर ऐसे छुरे उरे मार देंगे, बंदूकें इस तरह से नहीं होती थी, तो वो उनसे पैसे निकलवाना, भत्ते लेना, जो इस तरह का सिलसिला था वो मुंबई में भी था, और हमारे यहाँ में फिर सारा सिलसिला कराची में मुंतकिल हुआ था। तो ये बड़ी हम आहंगी थी दोनों के कल्चर में, दोनों की सिविलाइजेशन में, दोनों के खाने पीने बातचीत के अंदाज में। ये सारे बड़ा एक अजीब और गरीब किस्म की एक केमिस्ट्री थी जो हम यहाँ पर नजर आती थी। तो बल्कि मैं आप लोगों को छोटा, सर हाँ तो कोई सवाल करें। जी सर, अगर जो है जैसा आपने कहा कि मुंबई जो है वो सूबा था, तो फिर हम्म, महाराष्ट्र कैसे कहा जाता था? इसको महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में है ना? महाराष्ट्र का जो इलाका है ये एक अलग इलाका था, इसका मुंबई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। महाराष्ट्र का जो इलाका है ये मुख्तलिफ, मैं वो चीज़ आप थोड़ा सा मैं आपकी वो डिफाइन करते करते आगे में और निकल गया था, तो मैं बता देता हूँ। उस टाइम पर रियासतें थी और सूबे थे। शहर का या सिटीज का उस तरीके से कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो वो सूबे के मातहत होते थे। महाराष्ट्र एक पूरा सूबा है, उनका एक पूरा का इलाका है जिसके अंदर जो है वो हिंदुओं की एक बड़ी तादाद पाई जाती थी, या हिंदू उसके अंदर बड़ी तादाद में पाए जाते थे। जिस चीज का मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो ये कि सूबाई सूबे ज्यादा अहमियत के हामिल होते थे, क्योंकि सूबाई सतह पर पॉलिटिक्स होती थी और सारी भी चीजें मामला होती थी सूबों की। उस टाइम पे सिटी अलग अलग डिफाइन नहीं हुई थी, यानी कि अगर वो सूबा भी होता था तो उसके अंदर सूबे की अहमियत ज्यादा होती थी, शहर की नहीं होती थी। जैसे मिसाल के तौर पर कराची की एक अलग अहमियत है अभी, लेकिन जो असल है वो सूबा सिंध है। हमारे यहाँ दीगर किसी शहर के अंदर इस किस्म की कंडीशन नहीं होती कि जैसे कि मिसाल के तौर पे जो कराची की हैसियत है, क्योंकि कराची की बिल्कुल ही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के नाते, एक बिल्कुल ही उसके साथ जो पोर्ट होने की वजह से, तिजारत होने की वजह से, लाखों करोड़ों की आबादी होने की वजह से बिल्कुल ही एक अलग नौ की हैसियत थी। इसी तरीके से उस दौर में जब मुंबई की एक अलग हैसियत थी, मुंबई दिल्ली के साथ जो भी यानी कि जो इलाके लगते थे, जिन जिन जगहों पर पॉलिटिक्स का बड़ा अहम किरदार था, उनकी एक अलग हैसियत होती थी। तो वहां पर आबादी के हिसाब से सारे मामला को तय किया जाता था, डील किया जाता था। तो उस दौर में ये एक बड़ा अहम इशू था कि मुसलमानों को यह ख्याल था कि मुंबई के साथ होने के नतीजे में मुसलमानों के जो हुकूक है सिंध में, यानी कि सिंध से मुराद उस टाइम पे सिंध को कराची की सूरत में नहीं देखा जाता था, पूरे सिंध की सूरत में देखा जाता था, तो उसमें मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये वो वजह थी, ये वो सूरत हाल थी कि जिसके नतीजे में मुसलमानों का वाहिद जो बड़ा मुतालबा था कि जो सबसे ज्यादा आपने जिन हिसाब के जो पॉइंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो टॉप पे शुरू में आप देखते हो बचपन में सबसे याद भी रहता है कि वो आसान होने के कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती थी कि उस टाइम पे शहरी पॉलिटिक्स नहीं थी, उस टाइम पे पॉलिटिक्स सूबों की मोहताज थी। यानी कि पाकिस्तान बनते वक्त भी आप सबके लिए होगा कि कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बना था ना, बाद में शुरू में तो कैपिटल वो पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले वो कराची था, वो सिंध का कैपिटल शुमार होता था किसी न किसी हद तक, और उसके अंदर जो है वो कराची की जो सारे मामला होते थे वो सिंध के साथ कनेक्ट होते थे। इस वजह से सिंध को मुंबई से अलहदा होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने जो मुतालबा रखा था उस मुतालबे को किसी हद तक एक्सेप्ट किया गया था। वो जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल लेके बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो रिजेबलेंस पाई जाती है, या हम जो बहुत ज्यादा मुंबई की चीजों से मुतासर हो जाते हैं, तो वो इत्तेफाक की बात है कि कुछ अर्से पहले जब तक हड़तालें वगैरह होती थी, तो वो हमारे जो भाई गिरी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमने भाई गिरी की फिल्में देख के उनके जुमले भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, यानी कि हम वो जुमले भी कॉपी कर लेते हैं। तो वो एक हड़ताल थी, मैं दुकान पे खड़ा हुआ था, इत्तेफाक से वो एक लड़का आया दुकान बंद कराने के लिए आया होगा, हमें भी नहीं पता था कि दुकान बंद कराने।
तो वो आया और आगे उसने जो मुंबई की फिल्म का अंदाज होता ना, उसने आगे कहा कि कल दुकान बंद है। तो जो दुकानदार था उसने कहा कि नहीं यार कल दुकान खुली है। तो उसने फिर कहा कल दुकान बंद है, थोड़ा सा जोर से चीख के कहा। उसने कहा नहीं नहीं कल तो दुकान खुली है। तो फिर उसके बाद उसने एक गाली दी और उसने कहा अबे मैं कह रहा हूँ कल दुकान बंद है। फिर उसके बाद उसको समझ में आया कि वो कहना ये चाह रहा है कि कल दुकान बंद रखनी है, मतलब वो सिर्फ, लेकिन वो आपने इंडियन फिल्में खासतौर पर देखी होंगी जो इस किस्म की अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनती हैं, तो वो मुख्तसर जुमले को खुद समझो, मतलब जो हमने जुमला कह दिया उसको समझने की आदत डालो। मतलब हम नहीं बताएंगे डिटेल में जाके कि हजरत कल दुकान बंद है, इसकी तफसील से आपको नहीं समझाएंगे। ये लखनऊ नहीं है, ये मुंबई है, ये कराची है, ये सिंध है। तो इसलिए उनका एक अंदाज था, एक उनका तरीक़ाकार था। तो वो सारी चीज़ें हमें मुंबई का जो पूरा स्ट्रक्चर जो नज़र आता था यहाँ पर भी, और आपने देखा होगा कि इसी सेम अंदाज में जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ कराची में ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, सेम यही अंदाज जो है वो इंडियन पुलिस ने और इंडियन आर्मी ने वहाँ पर देखिए तो फौज इतना से ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, वहाँ पर पुलिस मजबूत थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने तमाम गैंगस्टर्स का जितने भी ग्रुप्स थे उनका आहिस्ता आहिस्ता खात्मा किया, और बिल आखिर जो है वो मुंबई को भी अब इसी तरीके से उन्होंने क्लियर करा लिया जिस तरीके से दीगर यहाँ पे जो ग्रुप्स एक्टिव हो चुके थे। उसको बहुत दफ़ा सियासी शेल्टर भी हासिल होता है और बहुत दफ़ा वो सियासी शेल्टर के बगैर भी होते हैं। जो अंडरवर्ल्ड था उसका सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक सियासी जमात से भी बड़ी ताकतवर चीज़ थी। उसने जो है वो कराची को जो भी नुकसान किया, डैमेज किया, ये सारी सिलसिला हुआ। तो यहाँ तक का जो सिलसिला है, क्योंकि मेरे ख्याल में 40 मिनट में आप लोगों की क्लास कट जाएगी, तो मुझे इसको यहाँ पर रोकना होगा और दूसरा लिंक जो है वो फिर मैं आप लोगों को इसका शेयर करता हूँ ताकि फिर आप। सर जी जी जी। सर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो लंदन में जो होती थी उसमें कांग्रेस तो जाती ही नहीं थी। कांग्रेस ने एक जो पहली जो वो थी उसके अंदर तो उसने उसका बाइकआउट किया, और दूसरी के अंदर जो है ना वो अंग्रेज की तरफ से जो उनके वजीर आजम थे मैकडोनल्ड साहब, उनका नाम था डीसी मैकडोनल्ड। उन्होंने जो है वो गांधी साहब से मुज़ाकरात किए, और उस मुज़ाकरात के बाद उन्होंने गांधी साहब को राजी किया कि आप लोग जो है वो इसके अंदर शिरकत करें। तो फिर उसके बाद जो है वो गांधी जी ने उसके अंदर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, और उसके बाद तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी साहब एक दफा फिर निकल के उसमें से भागने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने उसका फिर जो है वो इनकार कर दिया था कि हम इसके अंदर शरीक नहीं होंगे। तो वो जो मतलब पार्शली तो शरीक थे, लेकिन ये कि मुकम्मल तौर पे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर शिरकत नहीं की थी। लेकिन जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए बाकायदा जो है वो वजीर आजम जो थे बरतानिया के, उन्होंने और जो यहाँ के लॉर्ड थे उन्होंने जाके मुलाकात की थी और उन्होंने जाके दरख्वास्त की थी कि आप जो है वो इसके अंदर शिरकत करें। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसके अंदर मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने उसके अंदर शिरकत की थी, और उसी का रिजल्ट ये निकल कर आया था। उसकी एक और भी अहम वजह थी, मैं कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में आप लोगों को लेके नहीं गया था क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं होती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जो बात होनी थी वो ये होनी थी कि अछूतों को एक हक मिलना था, और अछूत जो थे, जो हिंदुओं की एक जात है, वो अपने आप को कांग्रेस के साथ ही एसोसिएट करते थे। लेकिन अंग्रेज ने एक चालाकी ये की थी, या इस दौर में उनको फायदा ये दिया था कि उसने अछूतों को अलग से हुकूम दे दिए थे, जिस तरह से मुसलमान मांग रहे थे। वो ये कहते थे हम भी एक अकलियत है, तो उन्होंने अछूतों को जो हक दिए थे उस पर कांग्रेस को बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो जो गांधी जी ने, जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनके लोगों को गिरफ्तार और जो उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करी थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह वो अछूतों की तहरीक भी थी। लेकिन असल में वो हमारे लिंक का नहीं थी, इसलिए मैंने उसका ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। अब आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो इस वजह से उनका जो पार्शली शरीक थे, बहुत ही महदूद तौर पर उनकी शिरकत मौजूद थी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंसिस को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था जिस तरीके से मुस्लिम लीग नहीं किया था, और उसका रिजल्ट ये होता कि उसको फिर नाकामी का शिकार होना ही था। तो इस तरह से वो जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, तो वो जो है वो बिलाकर जो है वो नाकाम हुई और वो नहीं चल सकी। और उसका जो उसके बाद की क्या कुछ चीज़ें थी, 2-3 चीज़ें, वो मैं फिर अभी आप लोगों से जो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल में 40 मिनट में कटने वाली होगी। टाइम कितना रह गया सभी बताना ज़रा देख के, टाइम अगर नज़र आ रहा है तो। सदीद आवाज़ आ रही है? जी सर। इसको भी टाइम है? हाँ, कितना टाइम रह गया? सर मेरे पास तो 6 मिनट रह गए। 6 मिनट रह गए ना? हाँ, तो बस मैं फिर वो दूसरी आईडी जनरेट करके आप लोगों को मैसेज भेज रहा हूँ, तो फिर आप लोग उससे लॉगिन हो जाएगा, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। चलो, आता हूँ मैं भी दोबारा।